सबने ज्वाइन कर लिया दोबारा? ठीक है, इसको रीड कर लो जल्दी। ठीक है, ओसाई मॉडल बेटा तुम लोग डीसीएन में भी पढ़ चुके हो, यहाँ पे भी वही ओसाई मॉडल को रेफरेंस किया जा रहा है। इसमें जो है प्रोटोकॉल बताए जाते हैं, उसके ऊपर कुछ लेयर्ड कम्युनिकेशंस के बारे में बात करता है, उनकी कुछ लेयर्स के बारे में बात करता है कि कौन कौन सी लेयर्स होंगी और हर एक लेयर का क्या रोल होगा। तो इसके अंदर जो है आपके पास सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर जिस की बात करते हैं। एप्लीकेशन लेयर में अगर हम समझने की बात करें तो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। क्रोम आ गया, आपका फायरफॉक्स आ गया, आपका आउटलुक आ गया, स्काइप आ गया। इसी तरीके से बाकी जो है आपके रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो लेयर्स हैं उनके रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स को हम समझने के लिए उनकी चीज़ों को समझेंगे कि एक्चुअली हर लेयर पे होता क्या है। तो 7 लेयर के ऊपर आपका ओएसआई मॉडल लेयर बेस करता है। ठीक है, सबसे पहले होती है आपकी फिजिकल लेयर, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स जाएंगे। फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा लिंक, उसके बाद नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। फिजिकल पे जो है आपकी कम्युनिकेशन किसके दरमियान हो रही होती है, जो आपके हब्स और रिपीटर्स होते हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है। उसके बाद जब डेटा लिंक की बारी आती है तो आपका जो स्विच है, राउटर स्विच, सॉरी सिर्फ स्विच स्विच जो है उसके बारे में जो है कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है। नेटवर्क की लेयर की बात आती है तो वहाँ पे राउटर जो है उसका इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे आती है तो एक प्रोसेस टू प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन बिल्ड होना शुरू हो जाती है। उसके बाद सेशन की बारी आती है तो हर एप्लीकेशन का जो है सेशन अलग अलग हम मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन, तो जो डेटा सेशन वाइज हमें मिला है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम डेटा की जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी हर एप्लीकेशन का अलग अलग होता है। इसी तरीके से फिर एट द एंड एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है और जो डेटा आपकी प्रेजेंटेशन लेयर ने प्रोसेस करके उसको सेटल किया होता है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर पे डिस्प्ले होने लगता है। इसमें आपकी जो शुरू की 3 लेयर्स हैं उसको हम सॉफ्टवेयर लेयर्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है उनका अमल दखल होता है। और बीच की लेयर को हम कहते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई। इसको हार्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेन प्रोटोकॉल्स वो आपके एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, दैट इज़ योर टीसीपी एंड यूडीपी। उसके बाद नीचे की जो 3 लेयर्स हैं उसको हार्डवेयर लेयर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका हार्डवेयर ज़्यादातर कंसर्न होता है इन द कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर का पार्ट इतना नहीं रहता। अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो जब भी हमारे पास पैकेट आएगा हम अपवर्ड जाएंगे, और अगर हम सेंड कर रहे हैं तो हम डाउनवर्ड जाएंगे। अच्छा, हर लेयर पे जो है कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, तो कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले अगर फिजिकल की बात करें तो वहाँ पे इथरनेट, डेटा लिंक पे भी इथरनेट, नेटवर्क पे आईपी और आईपीएक्स, ट्रांसपोर्ट के ऊपर टीसीपी, यूडीपी, एसपीएक्स। 5 में सेशन जो है उसको हम नहीं कोई भी प्रोटोकॉल होता, प्रेजेंटेशन पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है। 7 पे आ जाते हैं तो प्रोटोकॉल आ जाता है जिसमें एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस, टेलनेट, एचटीटीपी सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं ये फेमस वाले एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। अच्छा, अब आपका जो पैकेट होता है उसके लेयर्स की अगर हम बात करें तो आपका लेयर का जब भी डेटा सेंड करोगे तो हमेशा एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होगा। उसका डेटा कुछ होगा, उसके साथ रैप किया जाएगा, फिर वो नीचे मूव किया जाएगा तो वो प्रेजेंटेशन लेयर की सारी डेटा उसमें अटैच होगा, फिर सेशन लेयर की तरफ वो पैकेट मूव होगा,
अब उसमें सेशन लेयर का जो डेटा है वो अटैच होगा। तो एक तरीके से ये रैप बनता जाता है, जितनी लेयर्स को ये क्रॉस करता जाता है उतने रैपर्स इसके ऊपर रोल होते जाते हैं। इसी तरीके से हमारी शुरू की जो 3 लेयर्स हैं, जिसको हम होस्ट लेयर्स भी कहते हैं, उसके डेटा पैकेट्स को हम कहते हैं डेटा। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके पैकेट को हम सेगमेंट्स कहते हैं, जो नेटवर्क लेयर है उसके पैकेट्स को हम पैकेट्स कहते हैं, जो डेटा लिंक लेयर है उसके पैकेट्स को डेटा को हम फ्रेम्स कहते हैं, जो फिजिकल लेयर है उसके डेटा को हम बिट्स कहते हैं। नीचे की 3 लेयर्स जो है मीडिया लेयर्स भी कहलाती हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल किसी को अगर है तो बेटा पूछ लो। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब सबको कुछ सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा ही है। बेटा मीडिया लेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको जो मीडियम है वो हार्डवेयर हो जाता है। तो अब वहाँ पे जो आपका डेटा होता है उसका कोई सॉफ्टवेयर से ताल्लुक़ नहीं है, तो उसका जो डेटा होता है उसको हमेशा मीडिया के सेंस में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, मीडिया प्लेयर जो है उसका जो टर्म है वो भी यहीं से निकला था। आपका जो सीडी प्लेयर्स होते थे या जो आपके पास कैसेट प्लेयर्स होते थे उनको मीडिया प्लेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका डेटा जो है दैट इज़ नॉट डिजिटल, वो जो है बिट्स के ऊपर जो है इनकोडेड नहीं होता, दैट इज़ इनकोडेड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस। तो इस वजह से ये टर्म जो है कॉइन हुई थी मीडिया की। तो अब जो है जो हार्डवेयर, जैसे अगर डिजिटल एरिया में भी अगर आपके पास हार्डवेयर का इंटरफेरेंस होता है तो हम उसको मीडिया लेयर ही कहते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से हर लेयर की प्रोसेसिंग जो है आपके पैकेट के ऊपर अप्लाई होती है अगर आपका यूज़र 1 और यूज़र 2 एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। तो आप देखोगे कि आपके यूज़र 1 ने सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से अपना डेटा जनरेट किया। वो डेटा जो है प्रेजेंटेशन के पास गया, उसने उसको कन्वर्ट किया इनटू बाइट्स, एरेज एंड कोड्स। उसके बाद सेशन के पास किया, सेशन ने जो है उसको सिंक्रोनाइज़ किया और चेक पॉइंट्स लगाए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे किया, ट्रांसपोर्ट ने एंड टू एंड चेकिंग के बिट्स उसमें अटैच की, डेटा की सेगमेंटेशन की और नेटवर्क को भेज दिया। नेटवर्क ने क्या करा, लॉजिकल सर्किट्स के थ्रू उसको राउट करवाया, उनके एड्रेसेस को अटैच करवाया, डेटा लिंक के पास भेजा। डेटा लिंक ने क्या करा, फिजिकल मीडियम की इंफॉर्मेशन डाली। उसके बाद फिजिकल के ऊपर जैसे ही आया तो वो फिजिकल का जो डेटा है वो बिट्स के फॉर्मेट में अब एक एक करके बिट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है ओवर द वायर। कोई भी मीडियम होगा जिसमें आपके पास फिजिकल मीडियम में आपका वायरलेस मीडियम भी आ सकता है। फिर जब यूज़र 2 के पास रिसीव होगा तो सबसे पहले जो बारी आएगी वो फिजिकल लेयर की आएगी। वो अपनी चीज़ें सॉर्ट करेगा, देन डेटा लिंक को भेजेगा, फिर नेटवर्क को भेजेगा, ट्रांसपोर्ट को भेजेगा, देन सेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन। हर एक लेयर पे क्या काम हो रहा होगा उसकी डिस्क्रिप्शन एरो के ऊपर लिखी हुई है, इसको रीड कर लें। चेक पॉइंट्स बेटा मार्कर्स को कहा जाता है जो कि आप डेटा के सेगमेंट्स के ऊपर लगाते हो ताकि आपका डेटा सिंक्रोनाइज रहे। हो सकता है कि आपका डेटा जो है 50-90% डेटा एक पैकेट में पड़ा हो, 10% डेटा किसी और पैकेट में पड़ा हो। तो जब 90% वाला डेटा पैकेट रिसीव होगा तो उसका जो बाकी का 10% है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये बताएगा कौन, ये आपको चेक पॉइंट बताएगा कि अभी जो है मैं कंप्लीट नहीं हुआ,
मेरा जब 10% वाला पैकेट भी आ जाएगा उसके बाद जो है मैं पूरा हो जाऊंगा। तो इस चीज़ को जो मार्कर हम अटैच करते हैं उसको चेक पॉइंट कहते हैं। आगे चलते हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है उसको डिस्कस किया है यहाँ पे। इसको भी रीड कर लो पैराग्राफ को। अच्छा, बात यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल था एक्चुअली हुआ ऐसे कि आपका ओएसआई मॉडल जो है उसका प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया जाए या दुनिया में आए उससे पहले टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आ चुका था। इस वजह से उसमें जो है कम लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल के मुताबिक, लेकिन अब वो थोड़ा अपडेट हो चुका है और उसमें 5 लेयर्स का इंक्लूजन हुआ है और उनकी लेयर्स को भी जो है कुछ हद तक सिमिलर नेम दे दिए गए हैं जो कि ओएसआई मॉडल से मैच करें। तो आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है ओएसआई मॉडल से भी पुराना है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में यूजुअली 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें प्रोसेस लेयर जिसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, एक होस्ट टू होस्ट लेयर होती है जिसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं, एक इंटरनेट लेयर होती है जिसको हम इंटरनेट लेयर ही कहते हैं, एक नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है जिसको हम लिंक लेयर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब जिस तरीके से हमने ओएसआई मॉडल का देखा था कि किस तरीके से डेटा पैकेट जो है आगे बढ़ता रहता है लेयर बाय लेयर और उस पर जो है हर लेयर अपना सेगमेंट या अपना डेटा का जो वो है रैप है वो उसको करती है। इसी तरीके से आपके पास जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें क्या होता है टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर, कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो यूज़र के डेटा के साथ क्या अटैच करती है, अपना सेगमेंट अटैच करती है, अपना ब्लॉक अटैच करती है जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन हेडर। उसके बाद ये टीसीपी लेयर के पास जाता है, टीसीपी अपना हेडर अटैच करता है और फिर आगे भेज देता है। आगे जो है आईपी लेयर की बारी आती है जिसमें सॉरी नेटवर्क के बाद लिंक लेयर की बारी आती है जो कि क्या है आईपी अपनी आईपी की इंफॉर्मेशन उसमें अटैच करता है जिसको आईपी हेडर कहा जाता है। और फिर अब ये टोटल पैकेट जो है जिसमें हर लेयर का डेटा अटैच हुआ हुआ है, रैपर लगा हुआ है, वो जाता है आपके फाइनल लेयर के ऊपर जिसके ऊपर आपका जो है इथरनेट फ्रेम हेडर जो है अटैच होता है। तो टोटल आपका जो फ्रेम, अगर हम इसकी बात करें टीसीपी पैकेट की, तो वो आपका कितना हो जाता है, आपके 466 to 1500 बाइट्स का एक एटलीस्ट जो है टीसीपी पैकेट जो है बनता है। तो टीसीपी लेयर जो है हम कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो टीसीपी आईपी मॉडल है
वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है और OSI मॉडल यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन लेयर ही है। नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर आपके पास नेटवर्क डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर आ गया, और ट्रांसपोर्ट लेयर और इंटरनेट लेयर के अंदर, सॉरी उल्टा बोल दिया, नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर आ गया। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तीनों आ गई, और आपका जो इंटरनेट लेयर है उसमें नेटवर्क लेयर आ गई। जी, यहाँ तक कोई सवाल? यहाँ पे जो है स्टॉप लेते हैं। अभी तक कोई सवाल? सबसे पूछ रहा हूँ, रिप्लाई करो। हाँ, तकरीबन 12 बच्चों का जो है रिप्लाई मुझे रिसीव हुआ है। बाकी बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीट पे नहीं हो। 37 की स्ट्रेंथ है। चलो आगे चलते हैं फिर, अगर सारे जो है एक्टिव हो। उसके बाद आपका एक CLR इन्वायरमेंट आ जाता है। ये इन्वायरमेंट वो है जो कि आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मिलेगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरीज़ का एक पैकेज होता है, जिसमें आपके पास C#, C++ की जो है विजुअल बेसिक की और JNet की जो है आपकी सारी लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, इसको रीड कर लें ज़रा। एक टेस्ट केस आपके सामने जो है उसने रखा है यहाँ पे, कि अगर आप एक इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या करते हो, उसका yahoo.com या जो भी रिस्पेक्टिव एड्रेस है वो लिखते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी आपने पढ़ा कि जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो तो सारी IP एड्रेसेस के ऊपर होती है। आप yahoo.com लिखते हो तो उसको तो IP एड्रेस पता होना चाहिए, तभी वो याहू के सर्वर पे जाएगा। तो आपके yahoo.com लिखने से वो उसको कैसे पता चलता है कि याहू का सर्वर कौन सा है, और वो कैसे वहाँ पे पहुँचता है, और फिर वहाँ से आपको कैसे रिस्पॉन्स जो है मिलता है। तो बीच में एक चीज़ होती है DNS सर्वर, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि आप उसको डोमेन नेम बताओ और वो आपको इन रिटर्न उसका IP एड्रेस बताएगा। तो इसके पास एक डिक्शनरी होती है जिसमें हर डोमेन का IP एड्रेस जो है मेंशन्ड होता है। तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले DNS के पास जाती है, DNS आपको उसका IP एड्रेस निकाल के देता है। आपके IP एड्रेस मिलने के बाद आपका कंप्यूटर उस सर्वर के ऊपर जाता है, फिर वो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, फिर जो डेटा उसको मिलता है वो आपको दोबारा ला के आपके ब्राउज़र में दिखाता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है क्लाइंट सर्वर मॉडल का, कि किस तरीके से कम्युनिकेशन कैरी होती है। इस प्रोसेस में कोई सवाल?
जी, क्लास। उसके बाद जो है एक कॉन्सेप्ट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? ज़्यादातर जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आप HTML के अंदर जो जावास्क्रिप्ट इनोवेट करते हो उसका नाम आ जाता है वहाँ पे। यहाँ पे आप जब वेब एप्लीकेशंस पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है उसमें जावास्क्रिप्ट जो है वो ज़्यादातर हाईलाइट होती है। तो आपके HTML जो पेजेस हैं वो सारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की एग्जांपल है। होता क्या है कि यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, काम होता है, तो वो सारा कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है? क्लाइंट के PC के ऊपर होता है। लेकिन एक होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है? आपका जो कोड है वो कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है? वो आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब यहाँ पे डेटाबेस का जो काम होगा, डेटाबेस का कोड होगा, वो कहाँ एग्जीक्यूट होगा? वो आपके सर्वर के ऊपर होगा, तो वो आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होगा। लेकिन अगर किसी डिव को या किसी बॉक्स को छोटा करना है या उसका कलर चेंज करना है या किसी बटन को इवेंट लगाना है, तो ये सारे काम जो है आपके क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के होंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको रीड कर लो दोनों पॉइंट्स को। आगे चलते हैं, इसको भी रीड करें। परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है क्या आता है, हमें कौन सी चूज़ करनी चाहिए? उसके 3 फैक्टर्स हैं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है, फंक्शनैलिटी के बेसिस पे कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है, और सिक्योरिटी के बेसिस पे किन किन चीज़ों को देखा जाता है। तो जब भी दोनों में से कोई एक चूज़ करनी हो तो उसके ये 3 फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को रीड करें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ लें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आ जाता है? HTML आ जाता है, DHTML आ जाता है, जावा स्क्रिप्ट, वेब स्क्रिप्ट, ये सारी जो है एग्जाम्पल है। डेस्कटॉप सिक्योरिटी बता दूं? अच्छा, आपका जो PC है जो कि कनेक्ट करेगा क्लाइंट साइड का होता है, उसको डेस्कटॉप, उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटी होती है उसको हम डेस्कटॉप सिक्योरिटी कहते हैं। DHTML का बेटा मतलब है डायनेमिक HTML। सिंपल, एक जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो पहले जो है एक सिंपल HTML होती थी जिसमें ये सारी डिज़ाइनिंग और एनिमेशंस वगैरह नहीं होती थी। फिर उसके बाद DHTML आ गई जिसमें ये सारे चीज़ें इंक्लूडेड हो गई। तो DHTML का मतलब डायनेमिक HTML। इसको रीड कर लो ज़रा, बताने वाली चीज़ तो इसमें कुछ है नहीं।
ठीक है, आगे चलो। सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं? ASP.NET, PHP, CGI, कोल्ड फ्यूजन, पर्ल हो गई, और आपका जावा हो गया, J2EE हो गया, JSP हो गया, सर्वलेट्स हो गए। ये सारी आपकी एग्जांपल जो है सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ की है। सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ जो है उसमें ASP.NET जो है आपका खासा इस्तेमाल हो रहा है मार्केट में, साथ ही साथ PHP भी। तो बीइंग अ सी शार्प स्टूडेंट, आपने PF में सी शार्प पढ़ी है, तो आई गेस कि आपका ASP पे जो रुझान है वो ज़्यादा टिल्टेड होगा। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, इसको रीड कर लें सारे। बेटा डिजेंगो का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने काम नहीं किया डिजेंगो पे, तो यहाँ पे जब लिखा नहीं हुआ तो मैं इसको जो है कुछ रिमार्क्स नहीं दे सकता उसके ऊपर, मुझे देखना पड़ेगा। नबिया, मैंने PHP पे काम किया है, मैंने इस पे भी काम किया है, दोनों पे। जावा सर्वलेट्स पे भी काम किया है, JSP पे भी काम किया है। SQL तो बेटा ऑब्वियसली सर्वर साइड की तरफ आ जाएगा, लेकिन उसको हम सर्वर साइड टेक्नोलॉजी नहीं कहते हैं। वो सर्वर साइड जो है प्रोग्रामिंग जो है सर्वर के ऊपर चलेगी, लेकिन उसको सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज नहीं कहते हैं। इसका ख्याल रखिएगा। कासिम, नो आइडिया अबाउट डार्ट, डार्ट भी नहीं पता मुझे। अच्छा, रीड कर चुके हो? मैंने हटा दिया था। मोंगोडीबी तो डेटाबेस है हसन हबीब। मोंगोडीबी तो डेटाबेस है। PHP जो है वो आपकी सर्वर साइड है। मोंगोडीबी बेटा सर्वर साइड टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट ज़रूर होता है, लेकिन सर्वर साइड टेक्नोलॉजी नहीं है। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी वो होगी जो कि आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी और उसको फिर उसके रिटर्न में कोई डेटा या कोई एक्शन परफॉर्म करेगी। तो ये काम जो है ASP करती है। आपके डेटाबेस जो कि मोंगोडीबी है, SQL है, SQL सर्वर है, MS SQL सर्वर है, उसके बीच में ASP होती है जो कि क्लाइंट की उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही होती है। दैट इज़ योर ASP.NET। नो आइडिया अबाउट Node.js, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है Node.js सर्वर साइड है। मैंने काम नहीं किया, लेकिन Node.js जहाँ तक मुझे पता है सर्वर साइड है। ओके। सॉकेट प्रोग्रामिंग बेटा क्या होती है? सॉकेट प्रोग्रामिंग जो है, इसको पहले रीड करो फिर मैं समझाता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए तो मैं एक आसान एग्जांपल बताऊंगा तो शायद समझ में आ जाए। इसको पहले रीड कर लो, उसके बाद मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जी, रीड कर चुके हो सारे? सबने रीड कर लिया है इसको? अच्छा, अब सॉकेट प्रोग्रामिंग को इस तरीके से समझो कि सॉकेट्स क्या होते हैं। सॉकेट जो है आपकी, एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज़ करें कि आप एक बिल्डिंग में रहते हैं और आप जो है टॉप फ्लोर पे रहते हैं, और आपका दोस्त आपकी सामने वाली बिल्डिंग में रहता है लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे रहता है।
अब जो है आप अपनी खिड़की से आवाज़ लगाते हैं बगैर उसका नाम लिए, तो आपकी जो बात है वो सब सुनेंगे, सबको ऐसे ही लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन ऑब्वियसली आएगी। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो ओवर द नेटवर्क जो है आपके दो पीसीस तो कनेक्ट हो गए, मतलब दो बिल्डिंग तो आपको कंफर्म हो गई कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे मैसेज जा रहा है, मतलब एक पीसी से दूसरे पीसी पे मैसेज जा रहा है। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर किस वाले फ्लोर पे जो है, किस वाले घर के से बात की जा रही है वो पता नहीं चलता। इसी तरीके से कंप्यूटर में जब डेटा आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि किस वाले प्रोग्राम का है, क्योंकि वो सारे का सारा बिट्स के फॉर्मेट में होता है। मेरे पास अगर गूगल क्रोम का डेटा आ रहा है तो भी वो भी बिट्स के फॉर्मेट में होगा, मेरे पास अगर फेसबुक का डेटा आ रहा है वो भी जो है बिट्स के फॉर्मेट में होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास जूम का डेटा आ रहा है वो भी बिट्स के फॉर्मेट में होगा। तो अब ये जो डेटा आया है, ये डेटा किस वाली एप्लीकेशन को दिया जाए ये कैसे पता चलेगा? तो जो बिल्डिंग से आप बात कर रहे हो टॉप फ्लोर से, वो कैसे पता चलेगा कि लास्ट वाला जो फ्लोर है सामने वाली बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर, उससे बात की जा रही है? उसके लिए आप उसकी विंडो बताते हो कि फर्स्ट फ्लोर की विंडो, सेकंड फ्लोर की विंडो, थर्ड फ्लोर की विंडो। इसी तरीके से हर एप्लीकेशन की एक विंडो होती है जिसको हम कहते हैं पॉट। तो जो भी सर्वर होगा उसका एक पॉट होगा, वो स्पॉट जो है उस पॉट के ऊपर वो डेटा रिजाइड करेगा। आपके पास एक पॉट एड्रेस होना चाहिए। आप कंप्यूटर में तो डेटा को ले आए, लेकिन अब उस कंप्यूटर में किस एप्लीकेशन को, मतलब किस रनिंग सर्वर को मिलना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? आपकी पोर्ट के थ्रू पता चलेगा। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस भी पता होना चाहिए ताकि आप कंप्यूटर तक पहुँच सकें, और उसके बाद पोर्ट एड्रेस भी पता होना चाहिए ताकि आप उस कंप्यूटर में किस एप्लीकेशन को डेटा देना है वो भी आपको पता हो। एग्जाम्पल क्लियर हो गई बेटा? राउटर की पोर्ट बेटा डिफरेंट होती है, वो डीसीएन, वो आपके राउटर स्विचिंग का पार्ट है। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो नेटवर्क प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे जब भी हम सॉकेट की बात करेंगे, पोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन या सर्वर की पोर्ट की बात हो रही होगी। अच्छा, अब जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया वो उसको इस तरीके से समझें। एक एग्जांपल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट एफर्ट जो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। आपके पास तीन कंप्यूटर्स हैं, इसका आईपी एड्रेस 1 है, इसका आईपी एड्रेस 2 है, इसका आईपी एड्रेस 3 है। हर एप्लीकेशन के अंदर आप, हर कंप्यूटर के अंदर दो दो एप्लीकेशंस चल रही थी। अब होता क्या है, आपका जो 1 वाला है वो 2 को मैसेज भेजता है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस कौन सा है। तो हमारा सोर्स आईपी एड्रेस कौन सा होगा? 1। हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 2 हो जाएगा। अब इसने क्या भेजा था? इसने एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा हुआ था ए। अब इसने क्या करा, इसको आईपी एड्रेस पता था कि 1 ने इसको डेटा को सेंड किया है, 2 के मुझे डेटा लेके जाना है। तो वो 3 पे लेके नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? 2 पे लेके जाएगा। अब 2 के अंदर तो आ गया। 2 के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि 2 तो एक कंप्यूटर है। अब उस कंप्यूटर के अंदर दो एप्लीकेशंस चल रही हैं, एक ये वाली भी, एक ये वाली भी। अब ये ए वाला मैसेज किसकी स्क्रीन पे दिखाया जाए? पहली वाली की स्क्रीन पे या दूसरी वाली की स्क्रीन पे? जी बेटा। अब बताएं। अब यहाँ पे जो है आपका पोर्ट नंबर वो इस्तेमाल होगा। एग्जैक्टली exactly। तो अब पोर्ट नंबर जो है वो आपको बताएगा कि अब यहाँ पे जो है किसको जो है डेटा मिलना चाहिए। तो पोर्ट अगर 1 होगा तो पहली एप्लीकेशन को दे देगा, पोर्ट 2 होगा तो वो दूसरी एप्लीकेशन को दे देगा। अच्छा, इसी के साथ जो है एक सर्वर कैसे बनाया जाता है उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। इसको हम बाद में देखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ चुके होंगे, उसके बाद हम इसको हैंडल करेंगे। अभी फ़िलहाल इस स्लाइड को हम स्किप कर रहे हैं।
तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो शॉर्ट होता है ऑब्वियसली। तो करेंगे ये कि अभी जो है आपकी अटेंडेंस लेता हूँ, और अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे आप अभी कर सकते हैं। अदर देन दैट मैं आपकी जो है अटेंडेंस कंडक्ट कर रहा हूँ। तो अटेंडेंस के लिए सारे अपनी चैट मैसेज में प्रेजेंट लिखना जब नाम कॉल हो जाए, अपनी आईडी के साथ। नेटवर्क प्रोग्रामिंग क्लास रिजल्ट फॉर्म, हाँ, सैयद मोहम्मद हसन अब्बास जैदी। चैट मैसेज में अपनी आईडी लिख के प्रेजेंट लिखो। रिकॉर्डिंग वगैरह के बारे में बताता हूँ, अभी क्या करना है बताता हूँ। आयशा अख्तर, रमीज़ हुसैन, हाफिज़ हमादुर रहमान, सैयद तुराब हैदर, सैयद मोइज़ अली, सैयद मोहम्मद फ़ाइक नदीम, सैयद मोहम्मद फ़ाइक नदीम, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद बिलाल ख़ान, मोहम्मद आकिब, सारा, सबियुद्दीन, मोहम्मद राज़ी सिद्दीकी, नबिया हनीफ़, रमेश अहमद, सैयद अब्दुल हसीब, शेख वहाज अहमद इराकी, अनस सईद सिद्दीकी, शराज चन्ना, मोहम्मद सुलेमान ख़ान, हुसैन मुर्तज़ा, वजाहत हैदर, मोहम्मद आज़िब अली, ज़काउल्ला कैसर, तोहा रसूल, मोहम्मद हुनैन, मोहम्मद अम्मार, अली शेर फ़ाज़िल, कायनात फ़ातिमा, मोहम्मद कासिम महमूद, फरवा अब्बास, मोहम्मद तौसीक, सैयद वजी हैदर, आसिफ कासी, सैयद औसिजा हसन, शेख हुज़ैफ़ा अहमद, उबैद बिन ज़फ़र, अवैज़ सरवर, समीर मुस्तफ़ा, हसन शाहिद, मोहम्मद दानियाल साजिद, मोहम्मद हसन हसन हबीब खान, एम साद, मोहम्मद मुज़म्मिल शामिर, मोहम्मद बिलाल हदीद, मौज़म अली खान।